अब हम ट्रांसपोर्टेशन की अगले स्टेज पहुंच रहे हैं जहां दो तरह की प्रॉब्लम्स आती है। एक आती है डीजनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और एक लास्ट आता है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, पहले हम बात करते हैं डीजनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्या होता है डीजनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन बात करते हैं। डीजनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारा टॉपिक ये है। जैसे सिंप्लेक्स मेथड में डीजनरेसी होती है वैसे ट्रांसपोर्टेशन में भी डीजनरेसी है। मैंने एक क्लास में आपको बताया था, अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है डिफाइन डीजनरेसी, डायरेक्ट से जाता है इसका मतलब सिंप्लेक्स मेथड के बारे में बताया। तो हमने पढ़ा है कि जब हम मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो मिनिमम रेशियो टाइम हो जाता है, तो फिर हम डीजनरेसी बोल देते हैं। आगे इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं पहले समझाया हुआ है पिछले लेक्चर से। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टेशन में डीजनरेसी पूछता है इसका मतलब क्लियर कट पूछेगा डिफाइन डीजनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, है ना। और दूसरा हाउ टू रिजॉल्व इट। दोनों क्वेश्चन भी सेम है, कैसे आती है और कैसे रिजॉल्व किया जाता है। क्लियर। तो अभी हम पढ़ रहे हैं डीजनरेसी क्या होता है ना। तो डीजनरेसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कैसे आती है हम उसकी बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते टाइम हम लोग लिखते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस इक्वल्स टू n plus n minus 1. That is the first condition of optimality. This is also called basic physical solution of transportation problem. Clear? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है दैट इज कॉल्ड डीजनरेसी। ठीक है ना। तो अगर क्या लिखते हैं इफ इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम व्हेन द नंबर ऑफ पॉजिटिव allocations are not equal to n plus n minus 1 is called डीजनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्लियर। जब हमारे पास में ये नॉट इक्वल हो जाता है, जैसे एलोकेशंस आ गई 6 और n plus n minus 1 रह गए 5, दैट इज कॉल्ड डीजनरेसी। डीजनरेसी कैन बी अकर इन द इनिशियल स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज। मतलब जब हम आईडीएफएस कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट, आईडीएफएस सबसे पहले टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखने से पहले मैं हमेशा कहता हूं आपको एक बार रैंडमली गिव लो एलोकेशंस कितना है। लिखते हैं अपन ऑप्टिमलिटी टेस्ट में वहां पर सीधा लिखते हैं आईडीएफएस, वहां नहीं लिखते अपन इनिशियल बेसिक फिजिकल, हम जब बेसिक फिजिकल के बाद लिखते हैं। लेकिन रैंडमली चेक कर लिया कि एलोकेशन सेम है या नहीं है, ताकि डीजनरेसी तो नहीं है। तो अभी हमको वही चेक करना होता है एलोकेशन कितनी है। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए जिसमें एलोकेशन जितना था उतना n plus n minus 1 था, इसलिए हम सीधा ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई कर दो। बट अगर यहाँ पर डीजनरेसी सिचुएशन में तो पहुंच जाती हो कि n plus n minus 1 is not equal to number of independent allocations, that is डीजनरेसी अगर इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब ये तो गई इनिशियल स्टेज। अब इंटरमीडिएट स्टेज क्या होती है। आप लोगों ने लूप वाले क्वेश्चन भी किए हुए। जब लूप बनता है तो थीटा की एक वैल्यू मिलती है। थीटा की वैल्यू सपोज करो 2 मिली, आप प्लस माइनस कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है 2 दो जगह होगी और थीटा की वैल्यू 2 आ गई, एक जगह थीटा साइन करना है तो जहां थीटा साइन करोगे तो एक जगह कर लो, लेकिन थीटा इक्वल टू 2 रखने पर 2 खाली हो गए। अब खाली कितने होने चाहिए थे, एक, हुए कितने, 2, तो एक भर गया, एक खाली हो गया, बैलेंस हो गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा अनऑक्यूपाइड हो गया। दैट इज डीजनरेसी। कल आपको मैं बताया था जब हमने थीटा साइन किया तो मैंने बोला था वापस काउंट कर लो कितनी होनी चाहिए जितनी पहले थी। अगर गलती से वो 6 की जगह 5 रह गई इसका मतलब वहां पर भी क्या आ गई, डीजनरेसी। आपको उसको वैसे ही रिजॉल्व करना है जैसे इनिशियल स्टेज पर करते हो। बट फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि आपको लिखा फर्स्ट कंडीशन ऑफ ऑप्टिमलिटी, दैट मींस जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है आप आगे यूआई और वीजे कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके पीछे फिर रीजन है क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब यूआई और वीजे कैलकुलेट करते हैं तो हम केवल सिर्फ करते हैं ऑक्यूपाइड सेल्स, बाकी सारी कैलकुलेशन अनऑक्यूपाइड सेल्स में होती है यूआई प्लस वीजे डी। बट जो यूआई और वीजे बेसिक कंसेप्ट है उससे निकल कर क्या आता है, ऑक्यूपाइड सेल्स। ऑक्यूपाइड सेल्स वही होती है जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन एग्जिस्ट करती है। तो अगर एक भी एलोकेशन कम हो गई तो यूआई और वीजे कैलकुलेट नहीं हो सकते हैं, फिर वो चलता ही रहेगा। आंसर क्लियर? तो मेरे हिसाब से क्लियर है। ठीक है, तो आपको ये चीज डीजनरेसी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है।
ठीक है ना, इसलिए आपके पास में अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से डीजेनरेसी आती है और कैसे हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब बात आती है जब डीजेनरेसी आ गई तो हाउ टू रिजॉल्व इट, है ना। तो टू रिजॉल्व डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वी allocate very small positive amount से, अब यहाँ पर एप्सिलॉन भी हो सकता है और डेल्टा भी हो सकता है, दोनों में कुछ भी ले सकते हो, टू द unoccupied cell with minimum cost। आप देखते होंगे कि हमारी सबसे पहले टेबल होती है जिसमें 6 लोकेशन आ गई, बाकी सब जगह हम 0 0 असाइन करते हैं, वो सारी क्या है अनऑक्यूपाइड। अब आपको क्या हुआ, मान लीजिए 5 मिल गई, एक कम रह गई, अब आपको एक कहीं ना कहीं पर असाइन करना है, वो असाइन क्या करोगे, या तो एप्सिलॉन रख या डेल्टा। इसके बाद आप लिख सकते हो जहां पर अगर मान लो डेल्टा है, डेल्टा टेंड्स टू 0, आपने लिखा वेरी स्मॉल पॉजिटिव अमाउंट, मतलब 0 नहीं होगा लेकिन 0 की ओर मूव कर रहा है, मतलब किसी भी मल्टीप्लाई होकर के वापस वैल्यू क्या आएगी 0। कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, जैसे फ्लैग कोई फर्क पड़ता है क्या, लेकिन हमारा काम हो जाता है। वैसे ही एप्सिलॉन डेल्टा होंगे कि हम इंट्रोड्यूस कर देंगे क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अगर हमने इसको बहुत से मल्टीप्लाई किया तो जैसे 6 इंटू डेल्टा किया तो 6 डेल्टा, बट डेल्टा टेंड्स टू 0, तो 6 इंटू 0 दैट इज 0, कोई फर्क नहीं पड़ा, इफेक्ट वही करेंगे जो एक्चुअल में 5 है। ये 6 केवल किसके लिए है, यूआई और वीजे, ताकि फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रॉबिलिटी सेटिस्फाइड हो जाए और हम यूआई और वीजे कैलकुलेट कर सकते। क्लियर है। तो अभी हमको यहाँ पर अनऑक्यूपाइड सेल विथ मिनिमम कॉस्ट, जैसे मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से सेल्स बनी हुई है और यहाँ 2 लिखा है या 3 लिखा है या 1 लिखा है या 2 लिखा है, ये चारों खाली है। अब आपको बोल रहे हैं एप्सिलॉन इन चारों में किसी एक पे असाइन करना है या डेल्टा, जो भी आप कह रहे हो, तो ये असाइन करना है, तो आप अनऑक्यूपाइड विथ मिनिमम कॉस्ट ये है, तो आप यहाँ पर डेल्टा असाइन कर दो, सेट ऑक्यूपाइड। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, जहां ये असाइन होता है वहां आपको तुरंत देखना है लूप बन रहा है क्या, क्या देखना है, 1 सेकंड लगेगा आपको लूप बनाना आता है, मतलब यहाँ से चलेंगे वापस घर पे लौट के आ जाएंगे क्योंकि आसपास में बनी हुई रहेंगे, तो आपको देखना यहाँ से यहाँ यहाँ से वापस आ रहे हैं क्या, तो लूप नहीं बनना चाहिए। ठीक है ना, अगर लूप बन रहा है तो फिर आप इसको स्किप कर जाओ और सेकंड मिनिमम पे दो। जैसे 1 पर अगर मान लीजिए लूप बन रहा है, आपको 1 सेकंड लगेगा, आपको बस क्या देखना, जहां पर आपने दिया आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ लूप बन रहा है, छोड़ दे, फिर आपको जो इसके बाद कौन सा है सेकंड, तो आप डेल्टा फिर किसी का असाइन कर देंगे, फिर यहाँ से देखो कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से अब बोलो यहाँ से कहीं जा रहा है, इसका मतलब ये सही है, फिर आप सेकंड मिनिमम को चूज करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर वही वो फिर आपको बहुत देर पता चलेगा, ऐसा तो फिर हो जाओ समझ में आ गई मेरी बात। तो ऐसी कंडीशन कभी कभी आती है, देखनी है हैबिट में रखो, जब भी असाइन करो तो पहले चेक करो। क्लियर, सबसे पहले क्या चेक करना, अनऑक्यूपाइड, सेकंड लीस्ट कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट और देन असाइन। अब वापस सुनते टाइम इनको नोट करना साइड साइड में कि डीजेनरेसी रिव्यू करने के लिए क्या करता है, सबसे पहले तो साइड में लिख के रखना कि सबसे पहले चूज करते हैं अनऑक्यूपाइड सेल, सेकंड चूज लीस्ट कॉस्ट, एंड देन चेक लूप बन रहा है या नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है असाइन कर दो, बन रहा है नेक्स्ट मिनिमम चूज करो। क्लियर, ये हमारे पास में कहलाती है डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड हाउ टू रिजॉल्व इट, इसकी थ्योरी अलग से आपको बता दी है ना। अब अपन ये न्यूमेरिकल करते हैं जो डीजेनरेसी पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे बुक में दे रखा है, मैं सीधा इसको लिख रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन अपन इसको डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। Given transportation problem is X, Y, Z, A, B, C, and 8, 7, 3, D, 8, 9,
11 3 5 and AI DJ P 80 80 and 60 70 80। ये आपके पास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ये वर्ड्स प्रॉब्लम है तो एक बार मैं क्लास के बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा ये बनी कैसे, है ना। आपके पास ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, उसमें कुछ नहीं बस ये दे रखा है कि अवेलेबल अमाउंट हमारे पास 60 70 80 है और डिमांड हमारे पास में 50 80 80 है, कॉस्ट हमारे पास ये दे रखी है। उसमें क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, मतलब क्वेश्चन बना बनाया नहीं है। तो मैंने आपसे पहले बता रखा है अवेलेबल अमाउंट ये है, इसका मतलब एआई होता है ना। सप्लाई होता है मतलब एआई होता है, कैपेसिटी होता है मतलब एआई होता है, डिमांड या रिक्वायरमेंट आती है तो डीजे होता है। कि मैंने आपको बताया वापस आपको फॉर्मेट कराना है ना। दैट इज गिवन ट्रांसलेशन प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एस समेशन एआई, दिस इज 60 70 80 10 समेशन बी, दिस इज 50 80 80 10। That is summation AI equals to summation BJ equals to 1 balance. Therefore, the given transportation problem is balanced. सीधा हम क्या करेंगे, IBFS। आप कैलकुलेट करेंगे IBFS बाय वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये करना है, ठीक है। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपके पास x y z with ai and वैल्यू, ठीक है। यहाँ आपके पास में a b c b j एंड वैल्यू। जिसको भी डाउट हो एक बार याद भी समझ लेना, एक चांस और है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर असाइन करते हैं कॉस्ट। कॉस्ट 8 7 3 3 8 9 10 11 3 5 फिर 50 80 80 10 60 70 80। अब अपन को पेनल्टीज चेक करनी है। फर्स्ट रो में लीस्ट फर्स्ट कितना है 3, सेकंड लिस्ट क्या है 7, डिफरेंस 4। तो ये हमारे पास में 4 होगा। मैंने आपसे बोला ब्लैक कलर से लिखा, ठीक है। फिर आपके पास में लीस्ट कितना है 3, सेकंड लिस्ट 8, डिफरेंस 5। फिर आपके पास थर्ड लीस्ट कितना है 3, फिर 2। इसमें नहीं होगा, ठीक है। कॉलम वाइज चलते हैं। फर्स्ट कॉलम में लीस्ट कितना है 3, सेकंड का क्या 5, इसमें 3 और 7 डिफरेंस 4, फिर 3 एंड 5 डिफरेंस 2। अब आपको केवल पेनल्टीज देखनी है। फिर क्या चेक करते हैं हाईएस्ट पेनल्टी। हाईएस्ट पेनल्टी इज 5 टाइम, है ना। इस 5 पे एंट्री करोगे और केवल कॉस्ट देखनी है। मिनिमम कॉस्ट 3, उस 5 पे एंट्री करो, मिनिमम कॉस्ट 3, तो 3 बचा हमारे पास। 3 को असाइन कर देते हैं। 50 और 70 में से क्या जा सकता है, डिमांड पूरी हो सकती है, मिनिमम 2 है, डिमांड पूरी कर दीजिए। 50 की डिमांड हमने पूरी कर दी, डिमांड हो गई 0 और हमारे पास यहाँ रह गया 20। क्लियर, जो कंप्लीट हो गया उसको दे दो 0। अब हमें इसको काउंट नहीं करना है। आगे इन दोनों में से क्या आएगा 4, ठीक है। इन दोनों में से 1, इन दोनों में से 2। यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ कोई चेंज नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है ना। अब हमारे पास में सेकंड देखना है बस। हाईएस्ट पेनल्टी 4, फिर डायरेक्ट फर्स्ट 4 पे जाओगे 3, इस 4 पे जाओगे 3। क्लियर, दोनों में टाई हो रहा है, किसी को भी दे दो
इस पे क्या दे सकते हैं 60 और 80 में 60 और इसमें 80 तो पहले मिनिमम पे जाते हैं 60 चूज कर लेते हैं तो हमने यहाँ पे दे दिया 60 क्लियर 60 देते ही ये क्या होगी 0 और यहाँ रह गया 20 ये कंप्लीट हो गया तो यहाँ से कंप्लीट सेल कितनी रही वो क्या करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई करेंगे क्या करेंगे लीस्ट कॉस्ट मिनिमम क्या है 3 क्या दे सकते हैं डिमांड कितनी है ये कब होता है दोनों एक साथ सेटिस्फाइड कब होते हैं लास्ट ये जो 20 हो गया ना ये तुम्हें यही इंडिकेशन दे देगा डीएन जैसी अगर लास्ट से पहले ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डिमांड और सप्लाई एक सेल सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो मान के चलो इस क्वेश्चन में डीजेनरेसी है तुम रेडी हो जाना ये तो आएगी समझ में आ गई ये सिचुएशन अभी तक कब आई है सबसे लास्ट सेल में जब दोनों साइड एक एक बचता है और हम असाइन करके फ्री कर देते हैं लेकिन ये तो अभी तो 4 सेल खाली है और अभी यहाँ पर ये सिचुएशन आ गई जबकि सप्लाई भी अच्छी है कहीं ना कहीं और डिमांड भी अच्छी है कहीं ना कहीं लेकिन उससे पहले ही ऐसा सिचुएशन आ गई कि हमको यहाँ 80 असाइन करना पड़ रहा है और उसने डिमांड और सप्लाई दोनों को सेटिस्फाइड कर दिया सेटिस्फाइड करने से क्या हुआ ये रो 0 हो गई ये कॉलम 0 हो गया ऑटोमेटिकली क्या बचा एक सेल जो कि 20 और 20 को सेटिस्फाइड कर देगा यहाँ आ जाएगा 20 दैट इज 0 दैट इज 0 ये लास्ट में आएगा कोई डाउट समझ आ गया तो ये सिचुएशन जो है ये पहले ही आ गई अब तुम यहाँ पर काउंट करो 1 2 3 4 भी आइए ये काउंट करो 3 और 3 6 माइनस 1 ये आइए अब तुम आईपीएफएस नहीं लिखोगे हमेशा हम यही आगे चेक करते हैं अब वो आईपीएफएस क्यों लिखते हैं आईपीएफएस का मतलब क्या होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जैसा हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होता है कंस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस आर सेटिस्फाइड कंस्टेंट क्या सेटिस्फाइड करता है एक तो सेटिस्फाइड है सारे पॉजिटिव है बट जो सेकंड और थर्ड फर्स्ट और सेकंड कंस्टेंट है इस सम तो होना चाहिए हमें बराबर होता है और एलोकेशंस बराबर आनी चाहिए बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन का ऑप्टिमलिटी की तरफ जाते हैं बट अभी नहीं आई है तो अभी हम क्या लिखते हैं यहाँ से थ्योरी चेंज होगी थोड़ी सी ठीक है ना देखिए ध्यान देना here the number of positive allocations are कितनी है 1 2 3 4 4 and n plus n minus 1 equals to 3 plus 3 minus 1 equals to 5 ठीक है 0 that is number of positive allocations not equals to n plus n minus 1 ठीक है that is 4 not equals to 5 this is the indication of degeneracy in ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ये थ्योरी आपकी बनेगी आप हटाना चाहो तो बस ये एक लाइन बीच में से अगर थ्योरी में हटाना चाहो हटा सकते हो ऊपर डिवाइड है तो आप यहाँ तक लिख सकते हो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस नॉट इक्वल्स टू n plus n minus 1 ऊपर सारे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो दैट दिस इज द इंडिकेशन ऑफ डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अब हमारा पहला टारगेट क्या है इसको रिजॉल्व करो है ना अब अपन क्या करते हैं इसको रिजॉल्व करते हैं टू रिजॉल्व इट we allocate extremely small positive amount same data tends to 0 to the cell अब सेल चूज करना है अब आता है वापस क्वेश्चन ये देखो बेटा अब किस सेल में डेटा देना है मैंने क्या बोला अनऑक्यूपाइड लीस्ट कॉस्ट अनऑक्यूपाइड जहां 0 है 1 2 3 4 5 जहां 0 लिखा हुआ है इसमें सबसे कम कॉस्ट कहां लिखी है 5 ये रहा अब मैंने आपको बोला 1 सेकंड लगेगा लूप बन रहा है क्या तुम मान के चलो यहाँ दे दिया तुमको चेक करना लूप बन रहा है यहाँ से यहाँ जा सकते हैं यहाँ से यहाँ जा सकते हैं यहाँ से फिर मेरे पास कोई जाने का रास्ता नहीं बन रहा है ऊपर चलते हैं यहाँ से यहाँ जा सकते हैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकते नहीं जा सकते यहाँ चलते हैं यहाँ से यहाँ जा सकते हैं ऊपर कहीं जा सकते मतलब कोई भी कंडीशन में लूप
नहीं बनता है, इसका मतलब परफेक्ट जगह है। देखो अगर लूप बन जाता, मान लो ऐसा होता है यहाँ से यहाँ, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, लूप पे आ जाते तो 5 चूज नहीं करते, फिर सेकंड मिनिमम पे चले जाते। बात समझ में आ रही है? कितनी देर लगेगी? मुश्किल से 5 सेकंड, है ना? तो आपको यहाँ पर असाइन करना सेल कौन से हो गए 3 और 3, तो सेल कौन से हो गए 3,3, तो आपको लिखना है टू द सेल 3,3, देन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम बिकम्स। अब आपको ये टेबल वापस से बनानी है, ठीक है? एक्स वाई जेड ए आई ए बी सी, अब आपके पास क्या क्या है? 8 7 3 3 8 9 3 8 9 11 3 5 11 3 5, ठीक है? अब हमारे पास में ये वैल्यू दे देते हैं। फर्स्ट पे आ रहा है 60 50 20, है ना? तो यहाँ आ रहा है 60, यहाँ पर वैल्यू आ रही है 60, यहाँ पर 50, यहाँ पर 20, ठीक है? यहाँ ये क्या है? यहाँ 80 और यहाँ अपन ने डेटा सेंड, ठीक है? इसका एआई कितना है 60, इसका एआई कितना है 70, अब इसका एआई कितना हो जाएगा 80 प्लस डेल्टा। ऊपर चलते हैं, ये 80 प्लस डेल्टा, ये कितना हो जाएगा 80, ये हो गया समेशन एआई और समेशन बीजे, टोटल 210 था, अब हो जाएगा 210 प्लस ये पहले नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, वापस से डिसाइड करना पड़ेगा। अभी तक ये चीज क्यों नहीं आई थी? क्योंकि हमेशा बैलेंस था। अगर n प्लस n माइनस वन नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस है तो मतलब 100% सप्लाई और डिमांड बराबर बराबर बढ़ गई। बट वहां पर क्या हुआ था, एक कम हो गई तो डेल्टा किया, तो डेल्टा अपनी एक वैल्यू ले गया, तो डेल्टा पेमेंट तो थोड़े टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड है। अब हमारे लिए फाइनल टेबल हो गई ये, तो यूआई और बीजे मिलेंगे इससे, इसके बाद लगता है ऑप्टिमैटिक टेस्ट जो अब तुमको आता है। बात समझ में आइए? इसके बाद तुमको ऑप्टिमैटिक टेस्ट जैसे लगाते हो वैसा वैसा लगाना है। अब एक बात और सुनो, मेरे पास बोर्ड है, इसलिए मैं थोड़ा अंदर लिखता हूँ थोड़ा इधर लिखता हूँ। तुम्हारे पास कॉपी है, तुम सीधे सीधे लिखो, तो एक ही आगे छोड़ा हुआ है ना तुमने, आइंदा ऐसे नहीं टेबल पूरी बनाओ बेटा आराम से। यूआई बीजे टेबल पर यूआई बीजे होना चाहिए, आप तो थ्योरी उसके नीचे लिखनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, तुम्हारे पास पेपर कम पड़ेंगे तो फिर तुम ऐसे करो कि आप इधर इसकी थ्योरी आ रही है, डीआईजे नेगेटिव है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला, वो साइड में लिखो। लेकिन अभी हमारे पास में पूरा अच्छा सा टाइम है, तो आराम से टेबल पूरी बीच में ढंग से बनाओ, उसके नीचे पूरी थ्योरी, ठीक है? चले आगे, अब अपन लगाते हैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ऑप्टिमलिटी टेस्ट फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है? तो अपन क्या लिखते हैं, फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखते हैं इन द ऑप्टिमल the number of positive allocations are 6 5 and n plus n minus 1 equals to 5. That is the first condition of optimality is satisfied. वापस आ गए वहीं पर ही, सेम वेरिएबल, ठीक है ना? नाउ we have to find ui and vj using following formula, ठीक है? तो पहला होता है सी आई ए इक्वल्स टू ui प्लस vj फॉर
occupied cell and Dij equals to Cij minus Vy plus Vj for unoccupied cell. ठीक है, अब आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन टेबल आ जाए. फर्स्ट इक्वेशन टेबल क्लियर. तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन टेबल में यहाँ पर क्या आ गया, एक्स वाई जेड और वाई ए बी सी. यहाँ पर आ जाएगा और 8 7 9 8 7 3 3 8 9 3 8 9 11 3 5 11 3 5. ठीक है, यहाँ आपके पास में क्या है 80, यहाँ है आपके पास में डेटा और 20, यहाँ है 16 20 और यहाँ पर दिख रहा है हाईएस्ट किसमें, यहाँ 0 दे दो. ये तीनों एज 3 9 5. यहाँ एंड हुआ 3 माइनस 5 माइनस 2 पर भी है ही नहीं. यहाँ पर आ जाओ 3 माइनस 9 -6 मैच कर दो सारे आ गए. ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पर आना है ये कितना हो गया 6 माइनस 3 अनऑक्युपाइड का दैट इज -3 -2 3 1 फिर -2 9 7 -6 5 -7. ठीक है, ये आ जाओ 8 यहाँ पे 11 7 minus 1 6 8 minus 7 1 11 12 और सारी लेते हैं. ठीक है, लास्ट में इतना और लिया ये डेल्टा इक्वल टू 0 ऑप्टिमल सॉल्यूशन. अब ये ऑप्टिमल हो गए, मल्टीप्लाई करना है. अच्छा, इसके बाद में आईवीएफएस है ना, वो अपन टेस्टिंग करके फिर ऑप्टिमल टेस्ट करेगा. अब ये कंप्लीट हो गया ना. अब यहाँ पर सेम आईवीएफएस, उस आईवीएफएस में डेल्टा भी लिखोगे, वहां लिखोगे 5 into डेल्टा, लिख कर बताओ आपको साइड पे लिखोगे डेल्टा टेंड्स टू 0, फिर वहां टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी. ठीक है, आप सबमिट कर लेना. फिर वापस यहाँ लिखोगे तो आपके पास में एस 13 है 21 है 23 है 32 है और 33 है. अगेन यहाँ पर लिखोगे 5 into डेल्टा डेल्टा टेंड्स टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लूप बना नहीं है, रिड्यूस हो गई. ठीक है, ये आपके पास में डीजेनरेसी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. हमारा लास्ट मेथड बचता है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ठीक है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है मैं समझा देता हूँ, पहले इस पर न्यूमेरिकल कर दो. ठीक है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ठीक है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है आपके पास में साफ नाम से पता चल रहा है बैलेंस नहीं है. मतलब तुम सोच के देखो, जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं समेशन एआई इक्वल्स टू दिस समेशन बीजे इक्वल्स टू दिस, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस. तो अनबैलेंस कब होगी, इक्वल नहीं होंगे. तो आप क्या लिखोगे, इफ टोटल सप्लाई is not equals to total demand, that is summation ai not equals to summation bj is called unbalanced ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ये क्या कहलाती है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहलाती है ना. अब इसको भी रिजॉल्व करना है और balanced transportation problem, we introduce a dummy collision or destination to the given problem. है ना. अब ये कैसे होता है, तो न्यूमेरिकल होता है ना. विथ all cost entries are 0.
इसकी सारी कॉस्ट क्या होगी, अगर आपने ओरिजिन दिया तो भी जीरो, डेस्टिनेशन दिया तो भी जीरो। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में क्वेश्चन है, समीशन ए आई, मान के चलो मेरे पास में आ गया 210 और समीशन बीजे मेरे पास में आ गया 200, अनबैलेंस हो गई। तो हम क्या लिखेंगे इसी थ्योरी में, हम पहले लिखेंगे बोथ आर नॉट इक्वल, मतलब ये वाली कंडीशन हम लिखेंगे द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस, फिर लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करेंगे फॉर बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वी इंट्रोड्यूस अ डमी। अब क्या करना है, ओरिजिन या डेस्टिनेशन। कम किसमें पड़ रहा है, बीजे, कितना यूनिट 7। तो बीजे कहाँ लिखा जाता है, यहाँ, एआई कहाँ लिखा जाता है, यहाँ। इन सबका सम एक बीजे बनता है मतलब B1, इन सबका सम एक बीजे बनता है मतलब B2। तो हमारे पास में सपोज करो 3 ऑलरेडी थे, एक यूनिट कम पड़ गया, तो हम क्या लिखेंगे, वी इंट्रोड्यूस अ डमी। क्या इंट्रोड्यूस करना, ऊपर से नीचे कौन आता है, डेस्टिनेशन। तो हम लिखेंगे वी इंट्रोड्यूस अ डमी डेस्टिनेशन विथ कितना यूनिट, तो हम लिखेंगे विथ समेशन ai माइनस समेशन bj इक्वल्स टू 210 माइनस 200 इक्वल्स टू 10 यूनिट्स विथ ऑल कॉस्ट एंट्रीज आर 0। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, ऐसे एक ऐड करूंगा डमी डेस्टिनेशन। जैसे मान लो एक भी सी दे रखा है तो मैंने एक और लिख दिया डी, अब मैंने यहाँ पर एक लिख दिया डी। ये टेबल बनी हुई होगी, यहाँ दूंगा जीरो, यहाँ दूंगा जीरो, यहाँ दूंगा जीरो और यहाँ पर ये 10 पे जीरो। अब ये 10 इन सब में ऐड होकर कितना दे देगा, बात समझ में ये नहीं। अनबैलेंस कैसे हुआ, बैलेंस करने के लिए डेस्टिनेशन को ऐड किया क्योंकि कम किसमें था, बीजे में। तो बात क्या समझ में आई, अगर बीजे मतलब डिमांड कम होती है तो डेस्टिनेशन डमी ऐड होता है। अब इसको रिवर्स कर लेते हैं, मान लो समेशन ai हमारे पास में 200 है और समेशन bj हमारे पास 220 है। अनबैलेंस कितना यूनिट कम है, इस 10 से कितना यूनिट कम है, 20 यूनिट कम है ना। अब ai मतलब इन सब का सम a1 होता है, इन सब का सम a2 होता है, इन सब का सम a3 होता है। तो हमें एक नया और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अब कौन ऐड होगा, डमी ओरिजिन ऐड होगा और कितनी यूनिट के साथ होगा, 20। अब इन सब की वैल्यू आ जाएगी ऐसे 0 0 0, ये सब 0 0 के साथ आ जाएगा। यहाँ 20 लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 0। बात समझ में आ गई। तो क्या समझ में आया, अगर आपके पास में अनबैलेंस के केस में है ना, अब ये जो चीजें है ना इसको समराइज करके है ना कॉन्क्रीट लिखा जाता है अपनी कॉपी के अंदर साइड में, ताकि हम जब रिवाइज करें तो हमको ये पता चले पूरी थ्योरी ना तो सुनने की जरूरत है ना देखने की जरूरत है, सीधे वो जो तुम्हारी 2 लाइन की थ्योरी ना उससे समझ में आ जाएगा क्या लिखना है साइड के अंदर तुमको, कि अगर अनबैलेंस के सिचुएशन में समेशन बीजे कम है मतलब डिमांड में कमी आई है तो हमेशा डेस्टिनेशन ऐड होता है, और अगर हमारे पास एआई में कमी आ रही है मतलब सप्लाई में कमी आ रही है तो हमेशा ओरिजिन ऐड होता है। आप अपना मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन का फर्स्ट और सेकंड कांस्टेंट देख लीजिए, वो दोनों यही है। आई पर अगर 1 से m लग रहा है एक्स आई जे तो फिर तो बीजे मिलता है, और जे पर लग रहा है 1 से n तो ए आई मिलता है। समझदार हो ना भाई, अब जैसे हमारे तो कोई ट्रिक निकाल नहीं रहे, ये सब कुछ हमारे कॉन्सेप्चुअल है। तो अगर हमारे पास में सप्लाई कम होती है इसका मतलब ओरिजिन ऐड होगा, इसकी सारी एंट्री क्या होगी 0, और डेस्टिनेशन कम है सॉरी अगर हमारे पास में डिमांड कम है तो हमारे पास में तभी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस होगा विद ऑल कॉस्ट एंट्री 0। अब हम बोलेंगे द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज, तो ये जो दी हुई प्रॉब्लम होगी अनबैलेंस वाली उसको नया इंट्रोड्यूस करके हम एक नई प्रॉब्लम बना देंगे और फिर लिखेंगे कि दोनों इक्वल हो गए, इक्वल हो गए इसका मतलब क्या होगा बैलेंस, और फिर वही काम आई बी एफ एस बाय पी ए, मेरा काम खत्म हुआ, ट्रांसपोर्टेशन खत्म करके एक न्यूमेरिकल कराएंगे जिसके अंदर हम केवल ये बताएंगे अनबैलेंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, उसके बाद की सारी कहानी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अनबैलेंस, तो हमारा लास्ट टॉपिक अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, जब समेशन एआई और बी आपस में इक्वल ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्योंकि हमने पढ़ा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज समेशन एआई इज इक्वल टू समेशन बी।
आईबीएफएस कैलकुलेट करने से पहले ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं होंगे तो हम आईबीएफएस स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं, हमें प्रॉब्लम में कहीं पर कुछ भी दिया होगा, केवल यही होगा सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं हियर समेशन ए, समेशन ए आई हो गया 50 40 70, क्या हो गया 160, एंड समेशन बी जे जो आपके पास जो है 30 25 35 एंड 40, कितना हो गया 100। ठीक है, तो हमें यहाँ से देखो ये पता चल रहा है समेशन ए आई इज नॉट इक्वल टू समेशन बी जे, ये नया आया तो इधर नहीं था। ठीक है, तो दैट इज द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम कैसे होगी, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कैसे करना है कि हमारे पास यहाँ पर 30 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये बराबर हो जाएगा 30 यूनिट्स से कम है। लीजिए, कल मैंने आपसे बताया अगर डिमांड में कम होता है तो क्या इंक्रीज होता है, डेस्टिनेशन, और अगर आपके पास में सप्लाई में कम होता है तो क्या, है ना। अभी किसमें कम आ रहा है, डिमांड, क्योंकि हर एक डिमांड एक डेस्टिनेशन से कंप्लीट होती है। ये डिमांड किस डेस्टिनेशन को कंप्लीट करेगी, ये डिमांड किस डेस्टिनेशन को कंप्लीट करेगी, तो ये सारी डिमांड इन चारों डेस्टिनेशन को सेटिस्फाई करेगी, ऐसा हम हमारे कंस्ट्रेंट में पढ़ चुके हैं। तो फिर ये 30 यूनिट्स की जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए एक डेस्टिनेशन और होना चाहिए, जिसको अपन डमी डेस्टिनेशन या फिक्टिशियस डेस्टिनेशन काल्पनिक, है ना, इनमें से कोई भी एक नाम लिख सकते हो, वो हमें एक डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये क्लियर है कि डेस्टिनेशन कब इंट्रोड्यूस होता है और ओरिजिन कब इंट्रोड्यूस होता है ना। तो for the balance transportation problem we have to introduce a dummy destination। W बोलता है तो dummy destination कौन सा ले लेते हैं, W5। ठीक है, with डिमांड, डिमांड क्या होगा, समेशन डेटा कौन है, ए आई माइनस समेशन बी के, और 160 माइनस 130 इक्वल्स टू 30 यूनिट्स, एंड ऑल कॉस्ट एंट्रीज आर 0। तो ये तो हमारे पास में जो रिमेनिंग बैलेंस करने के लिए 30 यूनिट्स, और टोटल कॉस्ट एंट्रीज होनी चाहिए 0। तो ये सेम थियरी रखती है, अब आपको केवल ए आई और पीजे में चेंज होगा, डेस्टिनेशन होगा या ओरिजिन होगा। नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ डमी डेस्टिनेशन W5। अगर यहाँ पर ओरिजिन करना होता तो F4 प्रेजेंट। ठीक है, फिर डिमांड, डिमांड कितनी है, अगर वहां पर अब ओरिजिन करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, सप्लाई, डिमांड की जो वर्ड चेंज जाएगा सप्लाई, है ना। डमी डिमांड 30 units and all cost entries are 0. Then the given transportation problem becomes, अब ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या बन गया हमारे पास है, W1 W2 W3 W4 and W5, F1 F2 F1। फिर से क्वेश्चन लिखना है, पास में आई क्योंकि अभी क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ है, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और यहाँ पर ए। क्लियर, अब आपके पास ये हो गया 11 20 7 8 21 16 10 12 8 12 18 9 और 30 25 35 40 और यहाँ पर 50 14 7। ये हमारे लिए डमी है ना, तो जो हमारे लिए डमी है वो W5 है। ठीक है, तो W5 हमने डमी इंट्रोड्यूस किया, और कॉस्ट एंट्रीज 0, कॉस्ट 30। अब ये हमारे पास हो गया 16।
यहाँ पर आपको अब लिखना पड़ेगा क्योंकि वापस समीशन ए बी सी निकाल कर नहीं दिखाएंगे। अब देखो फर्क क्या पड़ा तुम्हारे सामने बोर्ड पर, पहले क्वेश्चन यही से शुरू हो जाता था, ये इक्वल आता और हम अब तक आईपीएफएस कैलकुलेट कर चुके थे, है ना। ये पार्ट अलग है, अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। अब तुम लोगों को आता है, प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है, आईपीएफएस निकालना है, गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। केवल यही नहीं है, अब केवल आपको एक प्रॉब्लम, जैसे मैंने ये डिमांड नहीं करा थी, अब तुम्हें को एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है जिसमें क्या इंट्रोड्यूस हो, ओरिजिन, है ना। तो एक क्वेश्चन तुम कर लेना जिसमें ओरिजिन इंट्रोड्यूस हो, एक क्वेश्चन भी हो गया जिसमें डिमांड, एक एक भी ईमानदारी से कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है, और वो भी चेक मारेंगे किया मुश्किल बना, ठीक है। तो अब आप हम इसमें करते हैं बीए है ना, अप्लाई करते हैं। आईपीएफएस बाय गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, फिर भी अभी तक इसको समझ में नहीं आया है तो देख लेना, ठीक है। इसमें आपके पास हो गया W1 W2 W3 W4 W5, F1 F2 F3 Pj और पेनल्टी। ये आएगा, ये आएगी, यहाँ जाएगी पेनल्टी, ठीक है। Eleven 27 8 11 20 7 8 0 0 7, ठीक है। 21 10 12 8 12 18 और 30 25 35 40 और ये सबसे पहले पेनल्टी रो वाइज, फर्स्ट सबसे लीस्ट 0 7 तीन तो नहीं हो गया, सेकंड लीस्ट डिफरेंस 7, ये आपके पास में आएगा सेकंड, फिर इधर से लीस्ट 0, इधर से 0 ही हो गया तो बात है, और सेकंड लीस्ट 10 डिफरेंस 10, फिर लीस्ट 0, सेकंड लीस्ट 8 डिफरेंस 8, ठीक है। अब इधर आए लीस्ट 8 सेकंड डिफरेंस 3, फिर लीस्ट 12 सेकंड 16 लीस्ट 7 10 3 लीस्ट 8 9 1 एंड दैट इज 0, सेम है मीडियम। ये 0 तो हो सकता है, 2 2 2 भी हो सकता है, 3 2 3 2 2 2 3 ऐसे भी हो सकता है, सेम है 0। अब अपन क्या करते हैं, मैक्सिमम पेनल्टी चूज करते हैं। मैक्सिमम पेनल्टी इज सिंगल है, उसी रो में एंट्री करेंगे, मिनिमम कॉस्ट 0, मिनिमम कॉस्ट 0, तो इसमें जैसे एंट्री करो तो मिनिमम 0 ही है, 0 पर आप 30 और 40 रिस्क क्या दे सकते हो, 30 कंप्लीट, यहाँ पर 10, ठीक है। और यहाँ आपके पास ये कंप्लीट हो गया ना, इसको कंप्लीट हो गया। अब इसको भूल जाओ वापस से, मिनिमम सेकंड मिनिमम डिफरेंस मिनिमम सेकंड मिनिमम डिफरेंस मिनिमम 8 और 9 डिफरेंस 1, क्लियर। ये आपके पास में कंप्लीट कौन सा है, ये वाला ठीक है। देखो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, 3 इधर 4 इधर 3 इधर 1, इसमें भी है ना। तो यहाँ आपके पास हो गया, क्लियर। अब सेकंड देखो, सबसे हाईएस्ट स्टार है, एंट्री करोगे, मिनिमम क्या है 12,
भाई 12 16 20 मिनिमम क्या आ गया 12 पहले पर एंट्री दो कितना 70 और 25 में से 25 25 25 एंट्री लगा यहाँ क्या रहेगा उधर कितना रहेगा 45 45 क्लियर ये हो गया जीरो ये जीरो हो गया इसका मतलब ये जीरो ये क्रॉस इसका मतलब नहीं रहेगा ठीक है अब हमारे पास में फिर से मिनिमम 7 सेकंड मिनिमम 8 इसको काउंट नहीं करना है 7 और 8 डिफरेंस 1 इधर 10 और 12 अगेन डिफरेंस 2 फिर 9 और 8 डिफरेंस 1 इसमें कोई चेंज नहीं है 1 इसमें कोई चेंज नहीं है 3 इसमें कोई चेंज नहीं है 3 मैक्सिमम 3 डाई फर्स्ट कॉलम में एंट्री करो मिनिमम 8 सेकंड इसमें एंट्री करो मिनिमम 7 इसको चूज करोगे 7 ठीक है 7 पर जाओ 35 50 क्या दोगे 35 कितना आ गया 0 ठीक है बचा कितना 15 कंप्लीट हो गया ये कंप्लीट 0 0 क्लियर अब हमारे पास में इस पर एंट्री जा चुकी है इसमें कोई चेंज नहीं है अगेन 1 इसमें कोई चेंज नहीं है अगेन 3 अब कॉलम वाइज मिनिमम 8 सॉरी ओवर्स 8 11 डिफरेंस 3 तो इसका 12 21 डिफरेंस 9 तो इसका 9 8 डिफरेंस मैक्सिमम पेनल्टी 9 9 में एंट्री करो मिनिमम 12 12 पर क्या दे सकते हो 10 यहाँ कितना दोगे 10 कंप्लीट 0 यहाँ कितना हो गया 13 ये कंप्लीट अब कितने सेवन है क्या रहेंगे 20 कॉस्ट मिनिमम क्या है 8 जो इच्छा हो दे दो किस 8 पे क्या जा रहा है 15 किस 8 पे क्या जा रहा है 30 पहले उसको दे दो बात बराबर है यहाँ दे देते हैं 15 देते हैं 0 यहाँ पर क्या रह गया 15 रह गया ये कंप्लीट हो गया फिर वापस सेट करना आ गया इस 8 पे 45 30 में से 30 कंप्लीट कितना रहेगा 15 लास्ट बच गया यहाँ क्या आएगा 15 ये हो गया 0 यहाँ हो गया एंड दिस काउंट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 3 5 8 माइनस 1 7 मतलब डीएनएसी तो नहीं बात समझ आ गई अब हमारे पास में तेरी आदत लोगे ना आपके पास नहीं चलता है ऑप्टिमिलिटी टेस्ट और सॉल्यूशन ठीक है ना अब थ्योरी आपको लिखना है फॉर द ऑप्टिमल टेस्ट वी हैव टू फाइंड यूआई एंड पीएच पहले तो लिखोगे फर्स्ट ऑफ कंडीशन ऑफ ऑप्टिमिलिटी वो सब कुछ इससे पहले यहां पर लिखोगे आईबीएफएस IBFS is IBFS कितना हो गया आपके पास में x 13 35 x 14 15 x 24 10 x 25 13 x 31 30 x 32 25 x 34 15 so therefore total transportation cost टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1160 आएगा बेटा चेक कर लेना ये आपको पूरा मल्टीप्लाई करके निकालना ऐसा लिख दिया किसी ने तो देख लिया मल्टीप्लाई करना है एक को फिर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सम करना है इसके बाद ना ऑप्टिमिलिटी टेस्ट फॉर द सॉल्यूशन फिर आप लिखोगे इन द अबाउट टेबल द नंबर ऑफ पॉजिटिव लोकेशंस आर 7 n plus n minus 1 equals to 7. So the first condition of optimality is satisfied. Now we have to find QI using the following formula for occupied or unoccupied. कोई चेंज नहीं है ठीक है अब हम सीधे फर्स्ट इक्वेशन टेबल पर आते हैं फर्स्ट इक्वेशन टेबल क्या होती है देखते हैं देखिए यहाँ आपके पास में क्या क्या हो गया W1
W2, W3, W4, W5, UI, F1, F2, F3, PG। यही है। ठीक है। अब आज तक मुझे बनाया बात मैं बड़ा 11, 20, 7, 8, 0, 21, 16, 10, 12, 0, 8, 12, 18, 9, 0। क्लियर? ये हमने कॉस्ट लिख दी। अब हमारे पास से उसकी है एंट्रीज। एंट्रीज यहाँ पर हो गया 35, 10, 30, 30, 25 और 50 हो गए। कोई बचा तो नहीं है? बताओ। देखो लास्ट में भी 3 आ रहे हैं, इधर भी 3 आ रहे हैं, कॉलम ले लेना। ठीक है, ये कॉलम लिया, मैं पूछूंगा वही बताते हैं ना। सबसे पहले वाला मैं बता देता हूँ। अगर ये कॉलम लिया तो यहाँ पर कितना हो गया? 0। ये भी मैं लिख देता हूँ। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग 8 आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 12 आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 9 आएगा। ठीक है। अरे भाई इसके लिए यहाँ जाओगे। 0 minus हाँ 0 minus 12। हाँ कितना आया? -12। ऐसे करके 0 minus 10 -12। ठीक है। हाँ फिर इसका क्या है? 3। क्योंकि जैसे मैंने इसका पूछा तो यहाँ जाएगी, यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग लिया तो 12 - 9 3। क्लियर है? हाँ करना। इसका क्या है? 7 - 8 -1। इसका क्या है? -1 -2। कोई डाउट है किसी को? ये आपके यूआई और बीजे आ गए। अब हमें निकालते हैं यूआई प्लस बीजे और अनऑक्यूपाइड है ना। -1 8, 7 3 8, 11 -12 और 8 -4 नेगेटिव बढ़ा है। -1 12, 11 3 12, 15 -1 12, 11। ठीक है। -1 9 8 और -12 -3। अब हमें निकालना है डीआई। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 11 - 7 4, 20 - 11 9, 0 माइनस माइनस प्लस। यहाँ माइनस है तो 100% प्लस आ रहा है। 21 - 11 और 10। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें 3 - 15, 10 - 11 -1, 80 - 8 10 और ये मोस्ट नेगेटिव आ गया। अब आपका काम डीजेनरेसी रिजॉल्व करनी है। ठीक है। यहाँ पर आपके पास असाइन कर देता हूँ वेरिएबल्स को। आपको लिखिए कौन सा सेल है? 2 3। तो आप लिखोगे D2 3 equals to -1 which is less than 0. So the solution is not optimal. For the optimal solution, we have to assign the extremely small positive amount, say theta, to the cell 2, 3. है ना? फिर 2, 3 पर असाइन करते हैं। देखो ये यहाँ असाइन करेंगे। छोटे से छोटा लूप बनना चाहिए। हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब कोई नहीं करना है ना। और अगर इधर चलते हैं हमारे पास तो ये हो गया, ये खत्म हो गया ना। तो सीधा हम यहाँ से यहाँ से लेकर थीटा साइन कर दिया, यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ से लेके और यहाँ से वापस लौट गया। ठीक है। थीटा साइन किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35 माइनस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 प्लस थीटा। यहाँ पे जाएगा 10 माइनस थीटा। इन दोनों को ले लो तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 10। थीटा 10 असाइन करना है यहाँ पर। ये जो रिमाइंडिंग है पहले वो तो उतार दो। कहीं हमारी गलती होती है, यहाँ से वहां से यहाँ शिफ्ट कर देती है, तो ऐसी शिफ्ट नहीं होती है। ये यही रहेगी, जो खाली है खाली की है। समझिए तक
हाँ, बाकी 4 को आपको एक बच जाएगा और एक खाली हो जाएगा, 10 खाली हो जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। बाकी इसमें से 10 माइनस होगी तो 25 और इसमें से प्लस होगी तो 25 आ रही बात समझ। और ये आपके पास खाली होगी, बाकी 30, 50, 25, 30 इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एज इट इज रहेंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा, लूप बना दिया। आगे आपको लास्ट स्टेप करना है, यूआई वीजे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और यूआई वीजे कैलकुलेट करते ही आपके पास में सॉल्यूशन आ जाएगा और इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम खत्म होता है, ठीक है। तो आपका ये यूनिट 3 का एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। कंप्लीट सब कुछ है, कुछ भी इसमें नहीं बचा हुआ है आपके पास में। शुरू से बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम, नॉर्थ वेस्ट, गवर्नमेंट रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड, फिर उसके बाद में वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, उसके बाद इसके पूरे सॉल्यूशन, ऑप्टिमलिटी टेस्ट में डीजेनरेसी, लूप और अनबैलेंस, जितनी तरह की प्रॉब्लम्स है सब कंप्लीट हो गई, ठीक है ना।